हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस का सेट करते हैं, डेली करते हैं, वैसे ही आज के में भी हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को एक साथ करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, उसके बाद फिर क्वेश्चन दिए हुए हैं। इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक कर लें, मतलब वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, तो हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हमारा ऑप्शन क्या दिया? न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु किसकी संख्या भिन्न हो जाती है। यहाँ पर क्या दिया है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ, शायद यहाँ पर ना प्रोटॉन्स होना चाहिए। ठीक है, प्रोटॉन्स रहा होगा। अगला ऑप्शन क्या है? प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगला दिया बोथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सेम। और चौथा क्या दिया? प्रोटॉन्स एंड बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैव डिफरेंट नंबर्स। तो यहाँ होता क्या है? समस्थानिक क्या होता है? देखो हमारे पास ना आइसोटोप मतलब समस्थानिक होते हैं ना, मतलब अगर हमारे पास परमाणु क्रमांक समान है लेकिन जो भार अलग अलग रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसोटोप या फिर समस्थानिक, एक ही स्थान में रहने वाले। जैसे हमारे पास एक होता है H1 होता है, ठीक है, प्रोटियम, एक होता है ड्यूटीरियम और एक होता है ट्राइटियम। तीनों का परमाणु क्रमांक एक है। परमाणु क्रमांक एक है मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर तीनों में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर है। तो जब हम लोग देखते हैं प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, भले न्यूट्रॉन कुछ भी रहे, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं। तो प्रोटॉनों की संख्या समान है तो इसका मतलब क्या है? देखो प्रोटॉनों की संख्या समान हो, यहाँ पर भी प्रोटॉन समान होंगे क्योंकि जो नाभिक रहता है वो किससे किससे मिलकर बनता है? मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या से हिसाब से होता है, उसका वेट डिसाइड होता है। इलेक्ट्रॉनों का तो कोई यहाँ पर रोल नहीं रहता। तो यहाँ पर बराबर प्रोटॉन भी है, बराबर मतलब दोनों में ही बराबर प्रोटॉन है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है, वेट अलग अलग है। यहाँ पर 2 है, वहां पर 3 है, यहाँ पर 1 है, मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग रही होगी। तो इससे हम लोग क्या निकालते हैं? जो हमारा प्रोटॉन जो है वो तो सेम है बट न्यूट्रॉन अलग अलग है। तो हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन है? बोथ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक। अब विशिष्ट प्रतिरोध, इससे पहले कि विशिष्ट प्रतिरोध को जाने, प्रतिरोध क्या होता है? कोई यहाँ पर से चल रहा है ना, मतलब अगर नदी बह रहा है, फॉर एग्जाम्पल नदी बह रहा है, लेकिन बीच में हम लोग कुछ ऐसा रास्ता और मतलब रोड डाल दिए कि वो जैसा फ्लो होना चाहिए था वैसा फ्लो नहीं हो पा रहा है, उसमें आगे बढ़ेगा जरूर। जैसे पत्थर वत्थर आ गया बीच में, पत्थर रख दिए, बोल्डर रख दिए, तो नदी बहेगा तो जरूर, लेकिन उसके वो जैसा पहले बह रहा था ना वैसा नहीं बह पाएगा, कुछ ना कुछ अवरोधक आ जाएगा। तो उस अवरोध को बोलते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जो रहता है ना, प्रतिरोध से ही हम लोग यहाँ पर निकालते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब होता क्या है? जो रेसिस्टेंस होता है ना, जो हमारा रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध जो है, जब लंबाई बढ़ता है ना तो लंबाई बढ़ने के साथ प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है, मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, R इज प्रोपोर्शनल टू L। रेसिस्टेंस बढ़ेगा कब? जब लंबाई बढ़ेगा, मतलब जो चालक तार का प्रति लंबाई रहेगा ना वो बढ़ते जाएगा तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर उसका एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है ना तो रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। अब ये कौन सा एरिया है? ये हमारा अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद, जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल रहता है ना, उस वो वाला, मतलब हमारे पास एरिया की बात करें, अगर हमारे पास एक तार है उसको हम लोग काट दिए तो ये वाला का जो क्षेत्रफल रहेगा ना वो रहेगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंक्रीज होता है ना तो रेसिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है। अब देखो जब ऐसा रिलेशन हमारे पास आता है तो हम लोग क्या करते हैं? इसको एक साथ करके लिख लेते हैं, दोनों ही आर है, दोनों साइड आर है, और यहाँ पर दोनों के बीच समानुपाती लगा है, और यहाँ पर क्या है? L/A। तो ये हमारा रेसिस्टेंस जो होता है वो जो उसमें जो प्रतिरोध चालक है, चालक तार है, उसकी लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है और उसके क्षेत्रफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। अब इस प्रोपोर्शन को हटाएंगे जब हम लोग तो हम लोग एक कांस्टेंट लेंगे, तो R इक्वल टू कांस्टेंट ले लिए रो इंटू L/A। तो ये जो रो है ना यही है विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखो इसका हम लोग को यूनिट निकालना है तो क्या करेंगे? इन दोनों को इस पार भेज देते हैं,
तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपॉन एल, आर इंटू ए अपॉन एल। अब इसका हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है हम लोग को, इसका ये निकालना है ना, मात्रक निकालना है, ठीक है, यूनिट निकालना है, ऐसा यूनिट। अब आर मतलब रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। और ये एरिया है, एरिया मतलब लंबाई का स्क्वायर, और यहाँ पर मतलब मीटर का स्क्वायर ना, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक मीटर। इस मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ ओम इंटू मीटर, ओम मीटर बचा। तो हमारे कौन से ऑप्शन में ओम मीटर है, देखो बी ऑप्शन में ओम मीटर आएगा हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। शुष्क सेल, जो हमारे पास ड्राई सेल होता है ना, हम लोग यहाँ पर अगर देखते हैं सेल के बारे में देखते हैं ना, तो ड्राई सेल क्या होता है, किस टाइप का होता है, एक प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीयक, चतुर्थक, ठीक है। तो हमारे पास ना दो टाइप का सेल होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी सेल क्या होता है, जो एक बार चार्जिंग हो गया, मतलब एक बार उसमें से पूरा एनर्जी निकाल लेना, तो उसको डबल चार्जिंग नहीं कर सकते। जैसे हम लोग के घर का जो घड़ी में लगता है ना बैटरी, वो एक बार उसका बैटरी खत्म हो जाता है उसका, तो हम लोग डबल चार्ज नहीं कर पाते। बट अगर हम लोग मोबाइल का देखें, जितने बार खत्म हो रहा है उतने बार चार्जिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो डबल डबल चार्जिंग किया जा सकता है ना, उसको बोलते हैं द्वितीयक। जो एक ही बार चार्जिंग होगा, मतलब एक बार पूरा चार्ज निकाला जा सकता है जिसमें से, उसको बोलते हैं प्राथमिक सेल, ठीक है। तो हमारा जो शुष्क सेल होता है ना, वो कौन सा होता है, प्राइमरी सेल होता है, ठीक है, प्राइमरी प्राथमिक सेल होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, ये तो सबको पता होना चाहिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। और अगर नहीं पता तो फिर मोबाइल चलाना छोड़ देना, ठीक है, या आप उसके जो इन्वेंटर है उसी को पता नहीं कर पाए, पता ही नहीं है आपको, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तित करता है, इनमें से कुछ भी नहीं। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट, अच्छा इंक्रीजेस यहाँ पर गड़बड़ दे दिए। ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, चेंज, मतलब चेंजेस, मतलब चेंज करता है रेट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर नन ऑफ दीज अबो, ठीक है। अब देखो जो उत्प्रेरक होता है ना, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम क्या रहता है कि वो मतलब किसी भी, जैसे हमारे पास अगर दूध है, सबसे बढ़िया एग्जांपल दूध, दूध फटेगा, मतलब एक दिन में फटेगा दूध, उसके बाद उसका बन जाएगा दही। तो अगर हम लोग को दही जल्दी बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, नींबू डाल देते हैं, सिरका डाल देते हैं, तो क्या होता है, जल्दी से फट जाता है और दूध बन जाता है, दूध जो है दही बन जाता है। तो हम लोग जो डाले ना एक्स्ट्रा मटेरियल, वही है उत्प्रेरक। मतलब उत्प्रेरक क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया में डालते हैं तो या तो उसका इंक्रीज कर देता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंक्रीज करेगा, ध्यान रखना, या तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो रहता है, मतलब कितना स्पीड से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको बोलते हैं उसका रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो उसका स्पीड को या तो बढ़ा देगा या फिर उसका स्पीड को घटा देगा। तो दो चीज़ होता है, या तो बढ़ाता है या फिर घटाता है, तो दोनों ही चीज़ कर सकते हैं, दोनों चीज़ के लिए मतलब वो तैयार है। बट डिपेंड करता है हम लोग कौन सा कैटलिस्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, किसके साथ कैसा परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर आपको आपके दोस्तों के, आप ही के मतलब आपके करीबी दोस्तों के ग्रुप में अगर रखा जाए, तो आप वो लोग के साथ कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है। वही आपको किसी ऐसे ग्रुप में रख दिया जाए, जैसे आतंकवादी लोग के ग्रुप में रख दिए, आपको बैठा दिए, तो आपको अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो अच्छे से आप परफॉर्मेंस कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो वही चीज़ होता है। तो या तो वो चेंज कर, मतलब अल्टीमेटली वो चेंज कर देता है, या तो बढ़ा देगा या फिर घटा देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, परिवर्तित कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को। अगला हम लोग आते हैं, किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, उसका कारण क्या है। तो हम लोग देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सा रिएक्शन दिया हुआ है, उसका मतलब क्या होता है। इफ एन ओपन बॉटल ऑफ परफ्यूम इज केप्ट इन अ कॉर्नर ऑफ अ रूम, इट्स फ्रेग्रेंस स्प्रेड्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द रूम, दिस इज बिकॉज, रीजन क्या है। तो पहला क्या दिया, वाष्पन, इवेपोरेशन। अब वेपोरेशन जो होता है, इवेपोरेशन जो होता है, जैसे क्या होता है, अगर हम लोग गर्म पानी को हम लोग, मतलब पानी को हम लोग अगर धूप में रखें तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पड़ने से उसको हीट मिलेगा और वो ऊपर की ओर गति करना स्टार्ट करेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं है, ठीक है, ये अच्छा वाष्पन है ना, ये वाष्पन है, इवेपोरेट, अच्छा दोनों ही सेम सेम दे दिया है, ठीक है, वाष्पीकरण, तो ये दोनों ही नहीं होगा।
अब अगला देखते हैं विसरण और एक है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमिनेशन क्या होता है? जब एक है हमारे पास कपूर है ठोस अवस्था में, ठोस से उसको जाना चाहिए द्रव में, उसके बाद जाना चाहिए गैस में, बट ये क्या करता है सीधा ही एक मतलब एक स्टेज को ना स्किप कर देता है, ठोस से सीधा सीधा गैस में चेंज हो जाता है। तो इस टाइप की घटना को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, और ऐसा कोई घटना इसमें होता नहीं है। तो इसमें होता क्या है? विसरण या फिर डिफ्यूजन, फैलाव, ठीक है, बाहर निकलते ही फैलना, ये घटना होती है। तो हमारा हो गया विसरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? गामा किरणें क्या होती है? गामा रेज, ठीक है। पहली बात तो ये सन से निकलती है, ठीक है, सन से भी निकलती है, और भी ऐसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ सन से निकलेगा, बहुत सारा रेडियो एक्टिव हमारे पास एलिमेंट उपस्थित है जिसमें से गामा रेडिएशन होता है, गामा रेज निकलती है, ठीक है, गामा रेज निकलती है। तो इसी के बारे में पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया है? बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली आवेशित किरणें, ये बात भी ठीक है। अगला क्या है? क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष से आ रहा है ना, बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली अनावेशित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें, ठीक है, अनावेशित है बोलता है, उच्च ऊर्जा युक्त किरण है, बाहर से आ रहा है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन क्या? रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें, उक्त हो गया ना, युक्त किरणें, मतलब इसमें क्या रहता है? इसमें बहुत एनर्जी रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है, जी तरंग दैर्घ्य भी बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हाई एनर्जी रेडिएशन एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? विच इज द मिनिमम ट्रांसमिशन पावर रे? देखो, जिसके में एनर्जी थोड़ा कम रहेगा, तो जो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, जो भारी रहेगा वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, सीधी सी बात है। तो ये ए किरण नहीं है, मतलब अल्फा किरण है, अल्फा रे, एक्स रे, गामा रे और बीटा रे, ठीक है। किसमें जो मतलब जो है बहुत मिनिमम ट्रांसमिशन कर पाता है, जो भारी रहेगा, अगर हम लोग दो दोस्त को देखें ना, दो दोस्त सेम एज के हैं, दोनों को दौड़ाना स्टार्ट करते हैं, तो जो पतला लड़का रहेगा ना, पतला रहेगा, वो आसान मतलब ज़्यादा दूर तक दौड़ पाएगा, हो सकता है वो 7 किलोमीटर दौड़ जाए, 8 किलोमीटर दौड़ जाए, बट जो मोटा लड़का रहेगा ना, वो कंपेरेटिवली, ऐसा नहीं कि दौड़ ही नहीं सकता, ऐसा बात नहीं है, बट कंपेरेटिवली देखा जाए तो उससे कम, थोड़ा कम दौड़ पाएगा, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर ऐसा दौड़ पाएगा, तो कुछ ना कुछ कमी आ जाएगा। तो जो कम न्यूनतम पारगम्य शक्ति ना, मतलब कम जाएगा, मतलब ट्रांसमिशन का उसका कम रहेगा, तो कौन सा है? अल्फा किरण भारी रहता है, तो आंसर क्या होगा इसका? अल्फा रेस। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। जो हमारे पास कोशिका होती है ना, हमारा एक कोशिका है, उसके बीच में क्या रहेगा? केंद्रक रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, जीव द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और गोल्जी काय है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, ये सारा चीज रहता है इसमें, अलग अलग मटेरियल। तो क्या होता है? क्रियात्मक गतिविधि, जो इसमें जो वर्किंग, जो हमारे फंक्शनल एक्टिविटीज है, उसको कौन कंट्रोल करता है? जैसे हमारे बॉडी का पूरा फंक्शनल एक्टिविटी कौन करता है? हमारा कंट्रोल हमारा दिमाग करता है। तो कोशिका का दिमाग किसको बोलते हैं? केंद्र को बोलते हैं, और केंद्र की सारी चीज को कंट्रोल करता है, ये तो काम है केंद्र का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रक द्वारा, न्यूक्लियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। द फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ इन द बायोस्फेरिक इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। दूसरा देखते हैं, जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, साइक्लिक होता है, ठीक है, साइक्लिक होता है, ऐसा कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। ऊर्जा जो क्षय होता है ना, वो कम ऊर्जा क्षय होता है, ऐसा बोलता है। बट अगर हम लोग देखते हैं 10% रूल, 10% रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे हमारे पास पेड़ पौधे हैं, ना, अच्छा आदमी बन गया क्या? हमारे पास ये पेड़ है, इसमें से जो एनर्जी रहेगा ना, कोई मतलब जैसे अगर कोई जंतु खा रहा है ना, इसको ना पेड़ नहीं लेते ना, पेड़ नहीं लेते, इसको घास ले लेते ना। घास का सिस्टम के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये बहुत सारे घास हैं, ठीक है,
इन घासों को खाएगा हिरण, ठीक है, हिरण खा लिया इसको, ठीक है, ये हिरण खा लिया, तो इसका जितना भी मतलब जितना भी इसमें एनर्जी बना रहेगा ना, उसका 10% यहाँ पर मतलब आगे बढ़ेगा। अब हिरण को खा लिया, कौन खाएगा, शेर को ही खिला देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास शेर है, उससे ज़्यादा पतला बन गया, बाकी ये शेर है, ठीक है, तो इसमें जितना एनर्जी बना रहेगा ना, उसका 10% ही इसके पास पहुंच पाएगा। इसलिए बोलते हैं हरी सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो एनर्जी जो है ना वो कम पहुंचता है आगे तक। हिरण को अगर कोई आदमी खा देता है, जो कि मना है, फिर भी अगर कोई आदमी भूला भटका खा दिया, तो इसको भी क्या मिलेगा, इसका 10%, इसका 10% इसको, इसका 10% इसको, तो एनर्जी जो है कम होते जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होते जाता है, तो क्षय घटता जाता है बोलते हैं, जो मतलब जो डिक्रीजिंग पावर कैपेबिलिटी है ना वो कम होते जाता है, ऐसे बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है फिर, ठीक है। प्रगामी बढ़ते पोषण, और देखो ये साइक्लिक भी नहीं होता है, प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपभोग करने में कम दक्ष होती है। स्पीशीज बिकम लेस एफिशिएंट एट कंज्यूमिंग अवेलेबल एनर्जी विथ प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि क्या बोलते हैं, अगर एनर्जी इंक्रीज होते जा रहा है तो फिर मतलब एनर्जी लेवल बढ़ते जा रहा है, तो उसके साथ उपभोग करने में कम दक्ष होगी, मतलब उसको कम एफिशिएंट होगी, लेस एफिशिएंट होगी, ऐसा तो नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, जैव मंडल के ये एक दिशीय होता है, जैसे यहाँ से अगर हम लोग ये वाले प्रोसेस इसको निकाल दें ना, इस आदमी को निकाल देते हैं, ये क्या हुआ, घास से मतलब इसमें जानवर में जो भी जानवर को खाता है उसके बाद फिर उस जानवर को जो खाता है वहां तक पहुंचता है, तो एक सिंगल डायरेक्शनल है, तो यही को बोल रहा है सिंगल डायरेक्शनल रहता है, तो हमारा आंसर क्या होगा 10th का ए। तो इस तरह से आज का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और अगले क्वेश्चंस के लिए तैयार रहें। पहले आप लोग अपने से एक बार सॉल्व किया करो, जैसे ही बोर्ड पे आता है क्वेश्चन आप लोग अपने से जल्दी से सॉल्व कर लिया करो, इससे पहले कि मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूँ, ठीक है। तो आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा, और अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया तो फिर आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए। थैंक यू।